ठीक है, तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में एंट्री कर लिए हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैटर वेव्स। तो ऑप्टिक्स यदि आप लोगों ने ढंग से पढ़ी है तो आपको ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन में ही सबसे पहले बताया गया होगा कि ऑप्टिक्स जो है, लाइट जो है, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ चीज है, एलिमेंट है। स्पेशल है, वो बहुत स्पेशल है, एलिमेंट नहीं, पर लाइट इज वेरी स्पेशल। कैसे स्पेशल है? सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है बच्चा लोग, कि लाइट में यदि आप लोग देखो, ठीक है, तो लाइट के लिए हम लोग यदि बात करते हैं कि लाइट ऐसे स्पेशल क्यों है, तो लाइट में क्या है कि वो दो तरह का नेचर शो करता है। एक लाइट एक वेव नेचर भी शो करता है, और लाइट एक हमारा पार्टिकल नेचर भी शो करता है। चलो मैंने यहाँ पर एक दिखाने के लिए कोशिश करी हुई है। ये हमारा जो है एक्सपेरिमेंट दिया गया है राइट हैंड साइड पर, जिसमें हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आमतौर पर आपने क्या देखा है, यदि हम लोग सर्किट को तोड़ के रखते हैं, सर्किट को ब्रेक करके रखते हैं, तो वहां पर करंट फ्लो नहीं होती। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमने ये बैटरी लगा रखी है यहाँ पर। ये हमने बैटरी लगा रखी है। बैटरी ये वेरिएबल रजिस्टर रेओस्टेट है, कुछ भी है। ठीक है, इसके बाद हमारा आगे ये हमने एक इसको प्लेट से जोड़ दिया, और उसके बाद इधर हमने इसका नेगेटिव सिरा दूसरे प्लेट से जोड़ दिया, पॉजिटिव सिरा दूसरे प्लेट से जोड़ दिया। कायदे से हमको इसको थोड़ा सा उल्टा रखना चाहिए था। मतलब ये जो है वो पॉजिटिव उल्टा, नेगेटिव उल्टा, उल्टा रखना चाहिए था। चलो खैर, हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा समस्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक तरफ जाके रुक जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, वो ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और ये आखिरी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। ओके, तो सिचुएशन ये है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे होंगे, जा रहे होंगे। ये हमारी नेगेटिव प्लेट हो जाएगी और ये हमारी पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, ये नेगेटिव प्लेट रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसके बाद आगे नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यदि इसके बाद नहीं होता है तो फिर बड़ी समस्या वाली बात है। हमने क्या किया, लाइट गिराई। तो इस समस्या मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, लाइट गिराई। किस पर गिराई? इस वाली नेगेटिव प्लेट पर हमने लाइट गिराई। नेगेटिव प्लेट पर जब हम लाइट गिराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, लाइट के गिरने के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं। किस तरफ भागना शुरू कर देते हैं? नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, वैक्यूम में ही। ये जो हमने ग्लास ट्यूब है, ये हमारा वैक्यूम है। यहाँ पर अंदर कुछ नहीं भरा है, ये वैक्यूम ट्यूब है। अब वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ पर कुछ भी नहीं भरा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे जंप करना, ऐसे निकल पाना बिना किसी मदद के तो पॉसिबल नहीं था। तो वो मदद हमें कहाँ से मिली? लाइट के रेडिएशन से मिली। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। बेसिक जो इसका अंडरस्टैंडिंग है वो है लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है, लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, यदि कोई प्रकाश, लाइट जो है, सरफेस को टक्कर कर दी, यदि कोई प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो किसी सरफेस को टक्कर करती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो सरफेस से स्केप कर जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से स्केप क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उन्हें रेडिएशन से, मतलब लाइट के रेडिएशन से एनर्जी मिलती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिलती है वो लाइट के रेडिएशन से एनर्जी मिलती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग लिखते हैं
तो सिचुएशन कुछ इस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को अब हम कहने लगते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो ये इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहने लगते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब लाइट से नहीं, लाइट की वजह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाने लगते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन को, टू escape द सरफेस द इलेक्ट्रॉन मस्ट absorb enough energy from the incident radiation to overcome the attraction of positive ions in the material of the surface। इस सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि अगर अपने पास मेटल का सरफेसेस दिखा रहे हैं, ये मेटल के सरफेसेस हैं, लेफ्ट साइड वाले उसको अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड वाले में हम देखें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं इधर। ये इलेक्ट्रॉन को यदि हम एनर्जी देते हैं, लाइट की एनर्जी, ये एनर्जी दी वाली एनर्जी है, E बराबर एच न्यू नॉट। ये हमने एनर्जी एच न्यू नॉट एनर्जी दी है, तो उससे क्या होगा, या फिर एच न्यू जो दिए वाली है, या तो एच न्यू नॉट या एच न्यू, अभी बताते हैं ये लफड़ा क्या है एच न्यू नॉट का और एच न्यू का। यदि हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल लेता है अपने सरफेस से। देखो मैं और भी थोड़ा और बताने की कोशिश करता हूँ समझाने के लिए, कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ना किसी एनर्जी के साथ जुड़ा रहता है, ऑर्बिट में घूमता है, या फिर सरफेस पे, मटेरियल के सरफेस पर एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही हम लोग इसको एनर्जी देते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेकर के फुर्र होकर के उड़ने लगता है, बाहर निकलने लगता है, सरफेस से बाहर निकलने लगता है एनर्जी। लेकिन हाँ, एक बात है कि आपको इनफ एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने यदि इनफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की तो भी वो निकल जाएगा, आपको इनफ एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो इनफ एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, तो यहां से हमारे पास एक इनफ एनर्जी वाला टर्म आता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। अब इसके बाद जो अगला हमें पढ़ना है वो है वर्क फंक्शन। देखिएगा जरा, अब इसका यूज है, वर्क फंक्शन क्या होता है। किसी को पता है क्या वर्क फंक्शन क्या होता है? कौन बताएगा वर्क फंक्शन क्या होता है? एनीवन? कोई बताएगा वर्क फंक्शन किसे कहते हैं? पता तो हो गई यार तुम लोग। कोई नहीं बताएगा? मेरी आवाज आ रही है सभी को, बच्चों को आवाज आ रही है बच्चों? हाँ सर। अब वर्क फंक्शन बताओ कोई कुछ। यस सर आ रही। हाँ बताओ, वर्क फंक्शन के बारे में बताओ। स्नेहा, स्नेहा नहीं, ये लोग बताएंगे। अ, शिखा, क्या होता है वर्क फंक्शन? सर वो जो एनर्जी मतलब रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करने में। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ये वर्क फंक्शन दो है। मिनिमम, कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेरियल सरफेस नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस। सरफेस का वर्क फंक्शन कहलाते हैं वो। जब भी आपके पास कोई मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ये रही हमारी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy incident radiation required to eject the electron from metallic surface is defined as function of the work function of the surface। इसको हम phi से रिप्रेजेंट करते हैं, work function of the surface। work function phi बराबर h न्यू नॉट, जहां पर न्यू नॉट हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो वेव वे इलेक्ट जो हमारी लाइट वेव, कोई भी वेव होती है, पहले फिलहाल लाइट वेव जो हमारी एनर्जी होती है, उसके एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी है। यहाँ पर ध्यान देना, ये कम से कम एनर्जी है, कम से कम जो ऊर्जा किसी भी जो प्रकाश आ रहा है उससे कम से कम इतनी तो चाहिए ही चाहिए हमें। इससे ज्यादा अगर मतलब इसके ज्यादा होगी तो अच्छा है, लेकिन इससे कम होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड, जो भी गिरने वाला रेडिएशन है उसके कम से कम ऊर्जा कितनी चाहिए जिससे कि हमारे इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से
छूमंतर हो सके, भाग सके। मतलब अभी उन्हें मेटल ने पकड़ के रखा होगा, तो उस मेटल की एनर्जी के बराबर हमें एनर्जी देनी है, तो वो वर्क फंक्शन कहलाती है। मतलब वो बाहर निकालने वाली एनर्जी होती है, उसको अपन वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस इज डिफाइंड एज वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस। इसको वर्क फंक्शन का हम लोग फॉर्मूला जो लिख रहे हैं वो लिखते हैं हम एच न्यू नॉट। यहां पर न्यू नॉट जो है हमारी, न्यू नॉट, न्यू नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। स्पेलिंग क्या है थ्रेशोल्ड की? THRESHOLD, सही है? बताओ। यस सर। हाँ ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में इसको हम कहते हैं दहली आवृत्ति। जानते हो दहली आवृत्ति क्या होती है? वेदिका तुम जानती हो क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? नो सर। बिल्कुल भी नहीं पता दहली आवृत्ति के बारे में? दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है। ये आवृत्ति सही लिखा ना मैंने? गलत भी है तो तुम सही कर लेना। तो वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति वह न्यूनतम, मिनिमम ऐसी आवृत्ति है, मिनिमम ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसकी लाइट हमें चाहिए। अब हमें पता है अलग अलग रंगों की लाइट अलग अलग होती है, तो लाल रंग और नीले रंग में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है लाल और नीले में? रेड और ब्लू कलर। रेड। रेड कलर रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। पक्की बात है ये? सर ब्लू की ब्लू की ज्यादा होती है। रेड का क्या ज्यादा सब होता ब्लू की होती है। है? रेड वेवलेंथ वेवलेंथ ज्यादा। सर लेंथ। ब्लू की होती है। हाँ, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेटल सरफेस से आप लोग लाल कलर से डाल रहे हो, लाल कलर की ऊर्जा एनर्जी डाल रहे हो लाल कलर की, तो उससे तो भाई साहब वो नहीं निकल रहा है, उससे तो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन आपने कलर बदला, यानी कि आपने हाईयर फ्रीक्वेंसी वाला रंग लेके आए, जैसे कि ब्लू कलर, नीला कलर आप लेके आए, तो वहां पर वो इजेक्ट हो गया। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने बदल दी। अब यही बात है कि ये इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। हम क्यों इसको, इसी से हमें पता चलता है कि लाइट एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है। अब सोचना, तुम एक बात को समझना, जैसे कि अगर बहुत टाइम तक पानी को भी अगर हम पत्थर पे मारे तो वो पत्थर कट जाता है, कट जाता है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर पक्की बात है ना? अगर हम यस बहुत सर। टाइम तक पानी भी फेंकते हैं ना, तो भी पानी से भी हम पत्थर काट सकते हैं, चाहे पानी कितना ही स्लो हो। मतलब आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन वो कट जाएगा। अरे यार 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है बच्चों आवाज? हम्म। चलो आ गए, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम आते हैं यहाँ से कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट जो है वो क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दहली आवृत्ति न्यू नॉट जो है वो क्या होती है, देखिएगा। ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, जो गिरने वाला रेडिएशन है, जो गिरने वाली लाइट है, उसमें कम से कम, उसमें उस लाइट में कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सके। जो डेफिनेशन मिनिमम एनर्जी वाली है वही डेफिनेशन इसकी है, बस उधर एनर्जी है इधर फ्रीक्वेंसी है। ऊपर क्या लिखा था? मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटेलिक सरफेस डिफाइंड एज वर्क फंक्शन। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस डिफाइंड एज थ्रेशोल्ड। यहाँ पर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई, यहाँ पर मिनिमम frequency of incident radiation required to eject the
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस डिफाइंड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमारा बढ़िया सा है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति, जिसको हम दहली आवृत्ति के नाम से जिसको हम जानते हैं। दहली आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शन होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के, एक मिनट कुछ बताता हूँ, देखते हैं इधर पे आता है कि नहीं। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। चलो आ गया। तो ये सामने जो आप देख रहे हो, उसके हिसाब से एलिमेंट हमने चूज कर लिया प्लेटिनम। प्लेटिनम का वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना दिख रहा है तुम्हें? 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। देख रहे हो? समझ में आ रहा है तुम्हें? एक मिनट रुक जाना जरा, मैं इसको बंद करके चालू करता हूँ। दिखाई दे रहा है सामने में क्या बता रहा था? इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो, सॉरी वर्क फंक्शन, वो देख रहे हो आप। मिनिमम जो फाई की वैल्यूज हैं, प्लेटिनम के लिए 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गोल्ड के लिए 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निकिल के लिए 4.5.1 है। ऐसे ऐसे करके हमारी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। और सबसे कम है सीजियम का वर्क फंक्शन। हमारी इस टेबल में सबसे कम है सीजियम का। वैसे होता भी सीजियम का सबसे कम वर्क फंक्शन है, कितना? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यदि तुम्हें सीजियम की प्लेट है और सीजियम की प्लेट में से एक इलेक्ट्रॉन को उड़ाना है, तो तुम जो एनर्जी डालोगे वो उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए जिससे कि ये वर्क फंक्शन, मतलब उसके पास 1.9 या उससे अधिक की ऊर्जा मौजूद रहे। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक की ऊर्जा मौजूद रहे। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? वर्क फंक्शन वाली बात किसको नहीं आई? किसको नहीं आई वो बता दे मुझे पहले, वर्क फंक्शन वाली बात। अंकित यस सर, आ गया। और तुम्हें अंशुमन, साधना, यस सर, आ गया सर। वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मिनिमम ऊर्जा जिससे कि हमारा इलेक्ट्रॉन को प्लेट में से निकाला जा सके। सबसे अधिक हमें देखने को मिल रहा है प्लेटिनम, फिर गोल्ड, निकिल, कार्बन, सिलिकॉन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम। ये सारे हमारे मटेरियल्स हैं और उनके वर्क फंक्शन दिए। ऑल्दो तुम्हें कोई भी इनमें से याद नहीं करना है, बट हाँ तुम्हें अगर कभी जरूरत पड़ी तो इनको आप यूज कर सकते हो। एलिमेंट वर्क फंक्शन के हिसाब से हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। दहली आवर्ती वर्क फंक्शन, मिनिमम ऊर्जा जिससे कि हम उसको निकाला जा सके, ये हमारी वर्क फंक्शन कहलाता है। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, वैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होती है। उसका बस मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता है। अच्छा, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई रिलेशन है क्या? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई रिलेशन है क्या? बोलो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। हाँ, तो इसको हम एच सी अपॉन लेमडा नॉट भी लिख सकते हैं। तो एच सी अपॉन लेमडा नॉट जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे जो लेमडा नॉट होगा वो क्या रहेगा? दहली तरंग दैर्ध्य होगा सर। दहली तरंग दैर्ध्य होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन क्या होगा?
आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो हाँ, किसी अधिकतम, धातु बिल्कुल सही, अधिकतम। यहाँ शब्द जो जिसमें पॉइंट करना आना चाह रहा हूं मैं वो है अधिकतम, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, उल्टे में है। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य इंसिडेंट रेडिएशन का वह मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर कि हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। अगर तुम इससे ज्यादा वेवलेंथ दोगे तो फिर वर्क फंक्शन घटता जाएगा, तो फिर तुम अब फिर उसके बाद नहीं निकाल पाओगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वर्क फंक्शन। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है शुरुआत से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इससे हमें पता चलता है प्रकाश का कौन सा वाला हिस्सा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रकाश का कौन सा वाला वो पता चलता है हमें गुण। प्रकाश के दो तरीके की डुअल नेचर होता है प्रकाश का। एक कौन सा नेचर होता है? दो दोहरी प्रकृति होती है ना प्रकाश वह की। वह सीधी रेखा में चलता है और वह नहीं निर्वात में भी चलता है। नहीं, ये वाली नहीं है। पार्टिकल और वेव। हाँ, ये उसकी प्रकृति है, पार्टिकल और वेव। कण 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 के रूप में रहता है। हमारी जो प्रकाश है वह कण भी होता है और तरंग भी होता है। ये है उसके दो नेचर, दो प्रकृति। आया समझ में? नहीं आ रहा? मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि भाई साहब पानी से पत्थर कट सकता है, और अगर तुम तेज पानी करोगे तो जल्दी कट जाएगा, मतलब ज्यादा स्पीड में तेजी से पानी डालोगे तो जल्दी कट जाएगा। लेकिन अगर तुम स्लो स्लो एक एक बूंद करके भी डालोगे ना तो भी पत्थर कट सकता है। चाहे उसे 15 साल लग जाए चाहे 50 साल लग जाए, लेकिन पत्थर कटेगा अगर आप कंटिन्यू बूंद बूंद करके डालते रहे। तो यही हम लोग भी सोचते हैं कि भले ही जैसे कहीं पर मान लेते हैं, आपने देखा, सुनना मेरी बात, कहीं पर आपने देखा कि एक प्लेट से हमरे को कितनी, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमें इस वर्क फंक्शन, हाँ फॉर एन एग्जांपल प्लेटिनम के लिए हमें चाहिए 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब हम मानते हैं कि हमारे जो लाइट है रेड कलर की उसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती कि 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन हो जाए। तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक जो लाइट हम अभी एक टॉर्च से फेंक रहे थे वो हम 10 टॉर्चों से फेंकने लगे तो उससे ऊर्जा बढ़ जाए? ऐसा हो सकता है ना? ऐसे सोच में हमारे मन में तो ऐसा आ सकता है ना? आ सकता है कि नहीं? कि मतलब हम एक टॉर्च यस से सर। लाइट फेंकने के बजाय ज्यादा, मतलब हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, यानी कि उसकी वो बढ़ा दें। इंटेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कुछ होता तो है, मतलब ऊर्जा बटे एरिया पर प्रति इकाई समय में किसी क्षेत्रफल पर पड़ने वाली ऊर्जा को, तरंग द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में पड़ने वाली ऊर्जा को हम लोग उसकी इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे हमने ट्यूबलाइट ली और ट्यूबलाइट से एक सामने वो रख दिया, एक मीटर स्क्वायर का एक बड़ा सा कागज रख दिया, और उस कागज पर हमने इस ट्यूबलाइट के कारण गिरने वाली ऊर्जा इकट्ठी करी। कितनी देर तक? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा 1 मीटर स्क्वायर पर मिलेगी उसको हम उसकी इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक है? तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा हिंदी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटेंसिटी कहते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, मतलब ज्यादा ज्यादा ऊर्जा भेजें। तो बाद में पता चला भाई साहब आपकी ज्यादा ऊर्जा से फर्क पड़ता ही नहीं है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी एक फोटोन की ऊर्जा क्या है। मतलब यहां पर एक हमें नया शब्द देना पड़ा कि प्रकाश के पास पार्टिकल भी होता है, एक कण भी होता है जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। इससे एक नया जुगाड़ निकल के आया। मतलब ये जो बेसिक जो इलेक्ट्रॉन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो इफेक्ट है, ये वेव नेचर ऑफ लाइट से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और उसका कारण यही था कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो कम फ्रीक्वेंसी पर रिजेक्ट हो ही नहीं रहा। चाहे आप 2 दिन तक डालते रहो, चाहे 4 दिन तक डालते रहो, चाहे 15 दिन तक डालते रहो, आप कोशिश कर रहे हो कि उससे एनर्जी ज्यादा डाल दो कि निकले निकले निकले, लेकिन वो नहीं निकल रहा। फिर हमने कहा यार ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले लाइट में ऐसा क्या होता है, तो हमने ऐसे माना कि उसके अंदर फोटोन नाम का एक पार्टिकल होता होगा, क्योंकि उस फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। तो फोटोन का मास क्या है हमें नहीं पता, लेकिन फोटोन की वजह से रेडिएशन प्रेशर अप्लाई होता है। रेडिएशन प्रेशर क्या है देख लेंगे कभी। लेकिन एक ऐसे माना
कि फोटोन रहता है और एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो h न्यू नॉट के बराबर होती है। अगर तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन को जो चाहिए वर्क फंक्शन तुम्हारा एच न्यू नॉट उतनी दे पाता है तो ठीक है, एच न्यू जो है उतनी दे पाता है तो ठीक है, और नहीं दे पाता है तो फिर नहीं निकल पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक से दो निकाल दो या फिर दो से एक निकाल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो वेव नेचर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर लाइट का पार्टिकल नेचर समर निकल के आता है। तो लाइट के डुअल नेचर की बात है, जो दोहरी प्रकृति वो यहां से निकल के आती है। लाइट की, प्रकाश की दोहरी प्रकृति यहां से समझ में आती है। ठीक है भैया, प्रकाश की हमारी दोहरी प्रकृति समझ में आ गई। इसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ ली, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हम लोग देख सकते हैं, ऐसे कोई हमें दिक्कत वाली बात है नहीं है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर है, मैक्सिमम। यहाँ पर मिनिमम शब्द को हमने थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया, यहाँ पर मैक्सिमम शब्द को थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, बाकी सिस्टम सेम है। ये कुछ एलिमेंट के वर्क फंक्शन दिए हैं, हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है वर्क फंक्शन की बात। फिर इसके बाद वर्क फंक्शन हमने यहाँ से लिख लिया, इसको और नीचे ले जाते हैं, इसकी यहाँ पर जरूरत है नहीं। इस डायग्राम की अब जरूरत पड़ेगी हमको। अब कैसे पड़ेगी, हम अब क्या निकालने वाले हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या होती है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कौन बताएगा? इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। फिर से नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, वो तो उसकी मास एनर्जी रिलेशन है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन। किसी को सर पता नहीं है? हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच वी माइनस वी नॉट। एच न्यू, न्यू है वो, नहीं सर, वो वी नहीं है, न्यू न्यू, एच न्यू माइनस न्यू हाँ नॉट। न्यू माइनस न्यू नॉट। सही है, सही है, बात सही है, एकदम सही है तुम्हारी। कहानी कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। जैसे ये दो स्टेज में, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसका इजेक्शन दो स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है उसको मेटल से बाहर निकालना, और दूसरा स्टेज मेटल के सरफेस तक लाना, और दूसरा स्टेज होता है मेटल से बाहर निकालना। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास एक दरवाजा है, दरवाजे नहीं होते वो ऐसी नॉब, ऐसी वाली, इनको नॉब घुमा करके फिर खोलते हैं, मतलब उनमें जो टेम्परेरी लॉक लगता है घुमाने वाला, मतलब ऐसे पकड़ के घुमाते हैं फिर खोलते हैं, वो होते हैं ऐसे वाले दरवाजे के, नहीं ऑटोमेटिक बंद यस हो जाते सर, हैं। यस सर। तो उस तरह का दरवाजा है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास। तो उसके दो स्टेज में दरवाजे को खोलना है। अगर मान लो आपने खाली नॉब घुमा के रख दिया, तो क्या आपका दरवाजा खुल गया? अकेला नॉब घुमा दिया तो क्या दरवाजा खुल गया? नहीं समझ में आ रही? नो सर। अरे वो वाले दरवाजे नहीं होते ऐसे, जो ऐसे खोलते हैं, कहीं भी लगे होते हैं ऐसे खोलने वाले, या ऐसे पकड़ के। तो दो स्टेज हो गई ना उनकी। आप अगर एनर्जी खर्च करोगे दरवाजा खोलने में, तो दो स्टेज हो गई, एक दरवाजा उसको नॉब को घुमाने में, और दूसरा खींचने यस में। सर। तो अगर आप खाली नॉब घुमा के छोड़ दोगे तो इसका मतलब दरवाजा खुल गया क्या? नो नो सर। सर। हाँ, तो दरवाजा खुलने के लिए आपको उतना करना पड़ेगा। तो नॉब घुमाने जितनी आपके पास एनर्जी पहले तो होनी चाहिए सबसे पहले। अगर आपके पास नॉब घुमाने जितनी एनर्जी नहीं है, तो आपका दरवाजा नहीं खुलेगा। गॉट इट? यस सर। उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहेंगे अपनी वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन हम उसको कहेंगे।
फिर उसके बाद आपने वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा आपने दे दिया तो वो कहाँ चला जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाएगा। तो जैसा इसने हमें बताया, जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, जो आपने एनर्जी, फोटोन की जो एनर्जी दी है, एनर्जी गिवन जो है वो दो जगह खर्च होती है। एक तो वर्क फंक्शन में खर्च होती है और दूसरे उसकी काइनेटिक एनर्जी में खर्च होती है। तो हाफ एम वी स्क्वायर का मैक्सिमम। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम का लफड़ा क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा बराबर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके हिसाब से आपकी जो भी एनर्जी दोगे, जैसे कि फॉर इसमें दो केस दिए हुए हैं हमें, दो केस दिए हुए हैं। जैसे पहले केस में अगर हमने एनर्जी जो दी वो केवल एच न्यू नॉट के बराबर दी, यानी कि वर्क फंक्शन के बराबर दी, तो आपका इलेक्ट्रॉन नीचे से निकल के ऊपर तक आ जाएगा और फिर उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, यानी कि वो आगे नहीं निकल पाएगा। परंतु यदि आपने उसको एच न्यू ऐसा दिया जो कि अधिक है, एच न्यू आपने जो एनर्जी दी है वो ऐसी एनर्जी दी जो कि अधिक है, किससे, एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन से अधिक है, तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन सरफेस तक तो आ ही जाएगा, साथ ही साथ अब वो निकलेगा भी। अगर वो निकलेगा तो उसकी अधिकतम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, ये के ई मैक्स के बराबर हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकलने में और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टक्कर कर जाए या फिर कुछ और परेशानी हो जाए। तो इन स्थितियों में जब हमारा इलेक्ट्रॉन टक्कर कर जाता है बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉनों से या फिर कोई और परेशानी होती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो घट या बढ़ सकती है। तो ये हमने जो लिखी है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखी है, काइनेटिक एनर्जी अधिकतम लिखी हुई है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, आप क्या आंसर दोगे? E k equal to h nu minus w. नहीं, ये आंसर नहीं दोगे आप दोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 to के मैक्स। समझे क्या, नहीं समझे? एनीवेयर बिटवीन 0 to काइनेटिक एनर्जी मैक्स। आया कुछ कुछ के नहीं आया? Yes, sir. आप आंसर कभी भी ये नहीं दोगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम के बराबर होगी। आप आंसर दोगे 0 से हाफ एम वी स्क्वायर के बीच की कुछ भी हो सकती है। ध्यान रखना, ये नीट में पूछा जा चुका है, तब मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ। 2 बार या शायद मिनिमम 2 बार पिछले 15 सालों में 2 बार से ज्यादा मैंने इसको देखा है कि उन्होंने हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो आंसर हमें देना पड़ेगा 0 to के ई मैक्स एनीवेयर। ठीक है, ये हम आंसर दे सकते हैं। कि भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। किसी यस प्रकार सर। किसी प्रकार Yes, की कोई sir. समस्या है तो पूछ लो, बोलो, बोल दो। नहीं बता रहे हो? बता ही नहीं रहे यार तुम लोग। चलो ठीक है, छोड़ो। अब हम आगे आते हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा था। ये तो हमने आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक वो लिख ली है हमने कि ई जो बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर है। अब हम एक चीज और समझते हैं जिसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल।
कौन बताएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहते हैं? सर जो करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से रुकावट। करंट की वजह से हाँ, उस पोटेंशियल की वजह से करंट को रोक दें हम। तो आपका वो नेगेटिव पोटेंशियल जो चाहिए जिससे कि हमारी करंट को रोका जा सके, नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जरा देखिएगा इसको हम कैसे समझते हैं। एक मिनट, हम लिखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है हमारा नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर। तो इसके लिए एक मिनट, हमने यहाँ पर इसको देखो जरा ध्यान से, देख रहे हो यहाँ पर ये जो पी प्लेट है ये हमारी कौन सी प्लेट थी? नेगेटिव प्लेट थी ये वाली। और ये वाली प्लेट कौन सी थी? पॉजिटिव प्लेट थी। थी कि नहीं थी? यस सर। अब हमने यहाँ पर जो बैटरी जोड़ी है, देखना ये जो बैटरी तुम देख रहे हो, तो जो बैटरी तुमने जोड़ी है उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव प्लेट से, है ना? यस सर। पॉजिटिव टर्मिनल हमारा जुड़ा हुआ है नेगेटिव प्लेट से। पॉजिटिव टर्मिनल यदि हमारा नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर ये इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? यस सर। बस, तो इसी रिवर्स, इसको कहते हैं रिवर्स पोटेंशियल। और रिवर्स पोटेंशियल की वो वैल्यू जिस पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाए, तो वैल्यू ऑफ रिवर्स पोटेंशियल value of reverse potential at which रिवर्स पोटेंशियल की वह वैल्यू जिस पर फोटो करंट, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होती है उसे फोटो करंट कहते हैं, फोटो करंट becomes zero is called stopping potential। value of reverse potential at which photo current becomes zero, नेगेटिव पोटेंशियल की वह वैल्यू जिस पर हमारी फोटो करंट शून्य हो जाती है उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ऐसा पोटेंशियल जो कि करंट को रोक देता है। अब जरा हम एक करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाते हैं। करंट और पोटेंशियल के बीच में एक हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर रख लेते हैं हम करंट, ये करंट हमारी फोटो करंट है। यहाँ पर वोल्टेज इस तरफ देंगे तो प्लस का वोल्टेज आएगा और इस तरफ जाएंगे तो माइनस का वोल्टेज आएगा। यहाँ पर जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। जब तुम अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर बैटरी नहीं भी लगाएं, जैसे हमने रिवर्स पोटेंशियल से शुरू किया, नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट 0 थी, यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ, उसके बाद तुम्हारा जो जब
तुमने पोटेंशियल को, नेगेटिव पोटेंशियल है, रिवर्स है, इसको जीरो पलटने से पहले जीरो होगा एक बार, तो जीरो भी हो जाएगा, उसके बाद भी फोटो करंट हमारी कुछ ना कुछ रहेगी। क्यों? क्योंकि फोटो करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि लाइट का रेडिएशन पड़ रहा है, लाइट के रेडिएशन की वजह से। और इस तरीके से आपकी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी करंट बिल्कुल हमेशा ही बढ़ती चली जाएगी। एक पर्टिकुलर टाइम पर आने के बाद वो सैचुरेट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट, IS। इसको कहते हैं हम सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट वह करंट होती है जिसके बाद हमारी फोटो करंट नहीं बढ़ती। आप चाहे पोटेंशियल कितना ही बढ़ा लो, आपकी सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ेगी। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब अगर मेटल के सरफेस पर लाइट पड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो सोचना तुम लोग, मेटल के सरफेस पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो हो सकते हैं, कि उस चाहे कितने हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कह रहा हूं मैं? अंकित, नहीं आया। मैं कह रहा हूं बच्चों कि मेटल की सरफेस है हमारे पास। फॉर एन एग्जांपल, हमने मेटल का एक सरफेस, ये वाला मेटल का सरफेस लिया, ठीक है। इस मेटल के सरफेस पर लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो होंगे जो निकल सकते हैं हमारे। अनलिमिटेड यस थोड़ी है। सर, यस अनलिम सर, हाँ सर। है ना? तो अगर मान लो आप कम पीछे से पोटेंशियल कम लगाए हो तो कम इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर सेकंड? जो इसके सरफेस पर होंगे वही तो निकलेंगे एक बार में। तो मतलब आप पोटेंशियल बढ़ाते भी जाओगे, फिर भी आपकी करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू रीच करने के बाद नहीं बढ़ेगी। आपकी फिर भी पर्टिकुलर वैल्यू रीच करने के बाद, बढ़ने के बाद, वो वैल्यू नहीं बढ़ेगी। मेटल की प्लेट पे आप चाहें कितनी भी लाइट गिराते जाओ, कितनी भी लाइट गिराते जाओ, आपके एक पर्टिकुलर वैल्यू पकड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। और यही जब हमारे इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना एक कांस्टेंट हो जाता है, तो पर सेकंड की करंट, मतलब पर सेकंड में इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, यानी कि करंट भी हमारी कांस्टेंट हो गई। उसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर विच इट बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। इसमें चाहे आप बढ़ाते भी जाओ, ठीक है। सैचुरेशन करंट ये किसकी वजह से? लाइट के रेडिएशन की वजह से हो रहा है। मतलब जितनी लाइट गिर रही है हमारी, ठीक है, जितनी, जिस हिसाब से हमारी लाइट गिर रही है उसी हिसाब से हमारे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, लाइट के हिसाब से ही। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है भैया। अब जरा हम इनको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारे इलेक्ट्रॉन को रोक दिया गया है, देखिएगा इधर इस जगह पर आते हैं। तो हमने इस पोटेंशियल को, ये नेगेटिव पोटेंशियल की इस वैल्यू को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला, ठीक है। तो यानी कि इस स्टॉपिंग पोटेंशियल ने नेगेटिव में ऊर्जा प्रोवाइड कराई होगी कुछ इलेक्ट्रॉन को, तो जो वर्क डन इसको रोकने में लगा होगा, सो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हाफ mv² था हमारा, वो किसके बराबर हो गया? वर्क डन बाय बैटरी रिवर्स पोटेंशियल। बैटरी में जो रिवर्स पोटेंशियल है उसके कारण बैटरी ने काम किया, और उसने काम किया और उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। जरा हम मेटल की प्लेट को ऊपर देखते हैं। ये रही हमारी मेटल की प्लेट। इस मेटल की प्लेट को अगर हम ध्यान से देखें, तो हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो यानी कि यहाँ पर हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे करा लिए, और अब ये इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। यानी कि उसने उतना वर्क डन किया होगा जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन बच जाए, यानी कि उसने उतना वर्क डन किया होगा जिसमें हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाए बाहर निकलने से, इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकलने से बच जाए। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से बच जाएगा, तो इसकी जो मैक्स, तो उसके पास कितनी अधिकतम काइनेटिक एनर्जी आ सकती थी? के मैक्स। तो के मैक्स हमें इसको देना पड़ेगा किसके द्वारा? इसके द्वारा। और वर्क डन ड्यू टू बैटरी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है?
वर्क डन ड्यू टू बैटरी का फॉर्मूला क्या होगा? सर मतलब कार्यफलन का हाँ, कार्यफलन का नहीं, वर्क डन। कार्य का। वो तो वर्क फंक्शन था, कार्यफलन अलग चीज है। वर्क फंक्शन फाई वो अलग है। मैं कह रहा हूं वर्क, कार्य, जो बैटरी द्वारा किया गया कार्य है उसका फॉर्मूला। एच न्यू। नहीं, वो तो एनर्जी है जो हमने दी, ऊर्जा जो हमने प्रोवाइड करी। उस ऊर्जा में से कुछ जो था मैंने रोकने में खर्चा किया, उसको हमने करंट को मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं होने दिया। तो बैटरी द्वारा किए गए कार्य का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ा है ये फॉर्मूला? W बराबर यस सर। Q इंटू वी, V बराबर W अपॉन Q। तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स बराबर हो जाएगा, चार्ज किसको रोक रहा है? इलेक्ट्रॉन को, और पोटेंशियल को क्या करते हैं? Vs। ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन आ गया। तो अब जरा आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखो जरा। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, सो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बिकम्स, सो स्पेलिंग सही हो तो गलत, गलत हो तो सही कर लेना। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? एच न्यू जो तुमने ऊर्जा दी है बराबर वर्क फंक्शन, कार्यफलन, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर अधिकतम। अब ये ई वी एस के बराबर हो गया। ये हमारी एक बढ़िया सी ये हमारा एच न्यू बराबर फाई प्लस ई वी एस, ये वर्क फंक्शन हो गया हमारा, वो सॉरी इक्वेशन में आ गया। कोई परेशानी है तो बोल दो भैया। बोल दो कोई परेशानी है तो, किसी को भी, किसी को नहीं है? वेदिका, लड़की, वेदिका सुन रही है कि नहीं? सर ये वाला समझ में नहीं आया। ये वाला समझ में नहीं आया? तुम्हें ये समझ में आया कि चार ये हमने हाफ एम वी स्क्वायर को ईवीएस के बराबर क्यों किया? हाँ नहीं आया, यही नहीं आया। कहानी कुछ इस प्रकार से है, हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने से रोकना है। ठीक है, जरा हम इधर इस वाले उस पर ध्यान से आओ, इधर पे ध्यान से देखना जरा। हम जब यदि हम अपने उसको केवल एच न्यू देते तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती? जीरो। लेकिन हम यदि एच न्यू दे रहे हैं मतलब एच न्यू नॉट से ज्यादा है, यहां पर ये वाली बात ध्यान रखना, एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट। ठीक, मस्ट बी ग्रेटर देन एच न्यू। तो हमने एच न्यू जो कि एच न्यू नॉट से ज्यादा है दिया, तो अब हमारे इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ऊर्जा भी है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रोक के रखना है तो उसका मतलब है हमें उसकी ये ऊर्जा जो है वो खानी होगी, खर्च करनी होगी। तो ऊर्जा के बराबर हमें दूसरी दिशा में वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन हमने कितना करना पड़ेगा? ईवीएस, चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर ईवीएस। नेगेटिव पोटेंशियल है हमारा वीएस, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं। ये हमारा वह पोटेंशियल है जिस पर हमारा इलेक्ट्रॉन प्लेट के सरफेस तक तो पहुंच जाएगा लेकिन प्लेट से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको पकड़ के रखेंगे, पीछे से हम उसको पकड़ के रखेंगे। किस पोटेंशियल की वजह से पकड़ के रखेंगे? वीएस, उल्टी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस उसको पकड़ के रखेंगे। तो वर्क डन ऊर्जा के बराबर हो गया। तो हाफ एम वी स्क्वायर जो मैक्स है काइनेटिक एनर्जी, जो अधिकतम उसको इलेक्ट्रॉन के पास आ सकती थी, वो अब ईवीएस के बराबर हमने खर्च करके उसको रोक लिया, खत्म कर दी इसको यानी कि। और फिर इस हिसाब से हमारे पास अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी उसमें हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ईवीएस हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है और? ठीक है, तो ये हमारा
वर्क फंक्शन की वजह से हमारी ये एनर्जी आ गई, इक्वेशन आ गई, सब एकदम बढ़िया था। सो आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है हमारी वो ये बन गई। अब इस इक्वेशन को देख करके हम एक फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, जो तुम्हारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या? ग्राफ बिटवीन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बना सकते हो क्या? इस इक्वेशन को देख के तो y एक्सिस पर हमने वो रखा, x एक्सिस पर हमने वो रखा, यहाँ पर और यहाँ पर। y की जगह पर रखते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रखते हैं x की जगह पर। इक्वेशन कौन सी है हमारे पास? इक्वेशन है h न्यू बराबर फाई प्लस EVS। जरा इसको, इक्वेशन में vs की पावर भी 1 है और न्यू, जिन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहे दोनों की पावर 1 है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। जरा कंपेयर करने के पहले इसको सेट करते हैं। h न्यू माइनस फाई हो गया बराबर EVS, E को दोनों के नीचे ले गए, तो h अपॉन E न्यू माइनस फाई अपॉन E बराबर VS। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन विद mx प्लस c बराबर y। कंपेयरिंग इक्वेशन विद mx, नीचे कर लेते हैं, विद mx प्लस c बराबर y। इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? mx प्लस c बराबर y से कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने पर हमें m की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? बोलिए। h अपॉन e। h अपॉन ई। x की जगह पर क्या आएगा? न्यू न्यू। c की जगह पर क्या आएगा? माइनस माइनस फाई अपॉन ई। अपॉन माइनस फाइव अपॉन ई। और y की जगह पर क्या आएगा? vs। ठीक है। अच्छा, यानी कि सी, इसकी इक्वेशन को हम ऐसे बना लिया। इंटरसेप्ट हमारा माइनस फाइव अपॉन ई है, यानी कि जो हमारा ग्राफ शुरू होगा, जो हमारा ग्राफ शुरू होगा वो इधर से शुरू होगा, इधर से, नीचे से। नीचे से कैसे शुरू होगा? यहाँ की जो वैल्यू रहेगी हमारी, ये वैल्यू कितनी रहेगी? माइनस का
फाई अपॉन ई, इंटरसेप्ट कहते हैं इसको, इधर से शुरू होगा और ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहां से शुरू करके एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और इस तरह की स्ट्रेट लाइन में जो एम है यानी कि स्लोप है, यदि इसको हम थीटा लिखते हैं तो टेन थीटा कितना आएगा हमारा, एम, एम कितना आ जाएगा हमारा, एच अपॉन ई। ये भी आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा चुका है कि किसी मेटल के लिए अगर आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाते हो तो उसका स्लोप क्या होता है, तो आपका स्लोप होता है एच अपॉन ई। अब देखना जरा, क्या एच कांस्टेंट है, हाँ सर। क्या ई कांस्टेंट है? हाँ सर। अगर सोचना, अगर हम एक मेटल की प्लेट से दूसरी मेटल की प्लेट बदल देंगे तो क्या क्या बदलेगा, यहां पर क्या क्या बदलेगा, मेटल का मतलब प्लेट बदल दें, मेटल चेंज कर दें, जैसे हम सीजियम ले रहे थे, सीजियम की बजाय सिल्वर ले लिया, क्या क्या बदल जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा, और क्या बदलेगा? सबसे मेन चीज है वो क्या बदलेगी? सही बात है, सबसे मेन चीज क्या बदलेगी बच्चों? कार्यफलन, वर्क फंक्शन। मेटल का सबसे मेन आइटम जो है वो तो वर्क फंक्शन है ना, ऊपर देख लो जरा, ये देखो, सबसे पहले ये वर्क फंक्शन जो है वो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। अगर आप मेटल बदलोगे तो उसका वर्क फंक्शन फाई बदल जाएगा, सबसे पहले आप मेटल बदलोगे तो फाई बदल जाएगा। अब यहां पर जैसे आपने ज्यादा वर्क फंक्शन वाला ले लिया मेटल, आपने सीजियम लिए थे पहले, सीजियम से ज्यादा वर्क फंक्शन वाला आपने सिल्वर ले लिया, सिल्वर ले लोगे तो वो फाई, इसको हम मान लेते हैं फाई वन लिख लेते हैं, ठीक है। और इस फाई वन यदि हम लिख लेंगे तो जो अगला वाला आएगा हमारा वो फाई टू आएगा, और पॉइंट टू भी नोटेड बच्चा लोग, जो फाई टू आएगा बच्चों वो हमारा अधिक आएगा, यानी कि फाई टू अपॉन ई जो रहेगा वो अधिक रहेगा। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा रहेगा, और जो हमारा ग्राफ बनेगा उसका जो स्लोप बनेगा वो वैसे ही का वैसा बनेगा जैसा पहले बना था। स्लोप यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। अगर इसको हम थीटा वन लिखते हैं, इसको थीटा टू लिखते हैं, तो टेन थीटा वन भी उतना ही आएगा और टेन थीटा टू भी उतना ही आएगा, एच अपॉन ई। चाहे आप कोई भी मेटल प्लेट ले लो, आपका जो स्लोप रहेगा ग्राफ का स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदल गया हमारा, वी एस, आपका वी एस तो ग्राफ में बदलते हुए दिख ही रहा है ना, फ्रीक्वेंसी बदलने के साथ साथ आपका वी एस बदल रहा है, तो वी एस तो बदल ही रहा है, वी एस और फ्रीक्वेंसी तो बदल ही रहा है। सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फुट मतलब ग्राफ हम किसके किसके बीच बना रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच, मतलब जो नेगेटिव पोटेंशियल है, रोकने वाला पोटेंशियल है वो, और जो आपतित विकिरण का तरंग दैर्ध्य है, सॉरी वेव फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, आपतित विकिरण जो है हमारा, इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसका फ्रीक्वेंसी जो है उसके बीच में ग्राफ बना रहे। तो आप फ्रीक्वेंसी अलग अलग वैल्यू रखोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, वो तो फैक्ट है। न्यू बदलोगे तो वीएस बदलेगा, ग्राफ ही उन्हीं के बीच में है। पर यहाँ पर जो अलग चीज हुई है हमारे साथ वो ये हुआ है कि ये बदल गया, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो फाई टू अपॉन ई हो जाएगी माइनस में। ये मेटल वन के लिए रहा अपना, ये मेटल टू के लिए रहा। तीसरी मेटल होगी तो मेटल के हिसाब से ये बदलते चले जाएगा। क्लियर हो गया भैया, बात समझ में आ गई? मेटल बदलोगे तो वर्क फंक्शन बदलेगा, वर्क फंक्शन बदलेगा तो सी की वैल्यू बदलेगी, जो सबसे मेन आइटम है आपका बदलेगा वो सी, मेटल के उसके बदलने पर सी की मेन आइटम बदलेगा,
c बदल जाएगा, तो ये जो लेंथ है ये वाली पहले कम थी, फिर बाद में ये वाली लेंथ हमारी और बढ़ गई, तो लेंथ हमारी बदल जाएगी। और बाकी तो आपको दिख ही रहा है हमारा ग्राफ, θ1 θ2 तो बराबर है ही, क्यों? क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। जो इसका वो रहेगा, ये न्यूमेरिकल ये सवाल में आ चुका है, ये कांस्टेंट रहेगा। इस ग्राफ में आपका जो स्लोप रहेगा, स्लोप यानी कि ढलान tan थीटा, वो चाहे कोई मेटल रख लो सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि H और E सबके लिए सेम रहता है। ओके बच्चा लोग? यस सर। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। कल हम इसको पूरा चैप्टर को खत्म कर लेंगे। आप इसको आज फिर से ठीक से पढ़ना, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। इस चैप्टर को किसी बुक से ढंग से पढ़ना, तब आपको ये थोड़ी चीजें जो मैंने पढ़ाई है समझ आएंगी। कल पूरा क्लियर हो जाएगा। कल हम और भी 2-3 ग्राफ बनाएंगे, कल हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम सेम चैनल पे। सभी का पधारने के लिए धन्यवाद। हाँ सर वो कल वाला चैप्टर तो पूरा हो गया तो फिर हाँ, वो भेज देंगे हम। उसमें क्या है, वो हम बना तो रहे हैं, उसमें कुछ लफड़ा हो रहा है प्रिंट मतलब होने में, तो मैं भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, परेशान नहीं हो। पूरा चैप्टर एक बार में आ जाएगा, परेशान नहीं हो। ठीक है, यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, बाय।